उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के वित्त सलाहकार माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए, शिक्षा मित्रों के हितों के लिए इन्होंने बहुत सारे तथ्यों को जुटा करके एकत्रित किया हुआ है। आइए जानते हैं क्या है। हाँ सर, आप बताएं, हमारे शिक्षा मित्रों को सारी जानकारी दें जो आप बहुत ही मेहनत करके और सबको जुटा करके आप रखे हुए हैं। देखिए, यह मेहनत तो शिक्षा मित्रों की है जो एमसीटी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नियमों, अधिनियमों, संशोधन, मौखिक परीक्षा, वैकल्पिक परीक्षा और लिखित परीक्षा में एक बड़े समुदाय का जीवन जो है फंसा हुआ है और यह एक जनहित से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए बेचन जी, आप और आपका चैनल सदैव शिक्षा मित्रों के हितों के लिए काम किया है। हम आपका और आपके चैनल के सदैव आभारी इसलिए हैं क्योंकि आपने अब तक जो है शिक्षा मित्रों को सही जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी दी है। मेरा भी प्रयास होता है कि कोई चीज मैं बोलूं जी तो वो ऑन रिकॉर्ड हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में या उसके फाइलों में वो जानकारी जरूर नथी की गई जी। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के शिक्षा विभाग के कार्यरत अध्यापक, संविदा जो बीएड, बीटीसी, डीबीटीसी की योग्यता लेकर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का ध्यान इस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हुए मुकदमों की सुनवाई पे है। तो शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने गांव में जो लोग रहने वाले लोग हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, उनको तथ्यात्मक जानकारी जरूर दूं। हमारा शिक्षा मित्र जो है, जो प्रकरण है मनी जी, बेचन जी, 1972 से लेके जो है आज 2024 जो समय काल है उसमें फंसा हुआ है। मेरा प्रयास है कि मैं कम शब्दों में उसको एक बार समराइज कर लूं। मैं आगे बोलूं, इस ऑडियो का मुख्य मुद्दा ये है कि क्या बीएड वाले प्राइमरी शिक्षा के लिए योग्य हैं, क्या बीएड वाले अयोग्य हैं। इसके 2 केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है। एक केस का नाम है भगवान कृष्णा बस्ती यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके आदेश के आलोक में आपकी एनसीईटी जो है 20/6/2008 को एक नोटिफिकेशन जारी करती है और कहती है कि सहायक शिक्षा में, प्राइमरी में ये अध्यापक बन सकते हैं बीएड योग्यताधारी लोग। उसी के साथ साथ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 11/8/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही कहती है कि बीएड वाले जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए पात्र नहीं है। ये आम शिक्षा मित्रों को ये लग रहा है कि हमसे लड़ाई नहीं है, इससे हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन बहुत क्षमा याचना के साथ और बहुत विनम्रता पूर्वक मैं अपने गांव में बैठे हुए शिक्षा मित्रों को आवाज दे रहा हूं कि एक बार आप अपने हितों को सुनो। आप पत्रक देने, जनसभा करने, प्रदर्शन करने, कभी रामलीला मैदान, कभी इको गार्डन के लिए नहीं बने हो। आपका हित है, इसमें प्रत्येक शिक्षा मित्रों का हित है, इसमें प्रत्येक संगठन का हित है। जो लोग पहले
इंटर थे, स्नातक थे, असामाजिक थे, सामाजिक थे, डीबीटीसी थे, टेट थे, सुपर टेट थे। उसमें कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ, कोई 1 नंबर पढ़ा, कोई 2 नंबर पढ़ा, तरह तरह की शाखाएं बनती थी। मैं शिक्षा मित्रों को पहले वट वृक्ष मानता हूँ, और वह वट वृक्ष जो है 1,72,500 शिक्षा मित्र है। अब उसमें से शाखाएं बनती गई। पहली शाखा बनी स्नातक वाली, दूसरी शाखा बनी सामाजिक वाली, तीसरी शाखा बनी सामाजिक प्लस डीबीटीसी की बनी, चौथी शाखा बनी टेट की बनी। उस टेट में भी बहुत शाखा बनी, कोई 40 पे आया, कोई 45 पे आया। उसके बाद सुपर टेट का बना, 60 आया, 65 आया। तो जो जिस क्राइटेरिया में था वो उसमें लड़ता रहा। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट में आज प्रकरण है, जिसको आप लोग कह रहे हैं गुड्डू सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो है ये हर शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे वो दिन याद है कि जब शिक्षा मित्र कहता था कि अरे भाई मेरी एक बात छूट गई है, इसी तरह ओपन कोर्ट हियरिंग करवा दीजिए तो हम मुकदमा जीत जाएंगे। और वही लोग हैं जो सुन रहे हैं, कहते थे पूरा पश्चिम के लोग कि हम आपका घर जो है 2000 के नोटों से बना देंगे, एक बार ओपन कोर्ट करवा लीजिए। लेकिन आज वही शिक्षाविद सोया, वो सोच रहा है कि हमसे नहीं जानकारी है, लेकिन बहुत समय पढ़ने के बाद, चाहे ये केस कोरोना काल का हो जिसमें मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाकर, वो पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का केस, रामशरण मौर्य वाला जो केस था, उसमें कुछ ही लोग अध्यापक बनने थे, उसलिए संगठन को पीछे रहना पड़ा। वो इस केस की पेज नंबर 222 पे उस पर नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र सदैव सभी शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने की बात करता है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र इसके जितने भी लोग रहे हैं, आज आपको समय विचार करना पड़ेगा। आपको जो संशोधन हुए हैं, जो तकनीकी बातें हुई हैं, अपने जो विद्वान साथी हैं, मैं किसी को पूरा नहीं कहूंगा, टीम बना लेना। मैंने कहा ना कि हमारा शिक्षा मित्र संघ जो एक शिक्षा मित्र वट वृक्ष है, उसमें तमाम शाखाएं हैं। उसमें हर तरह के पक्षी बैठ कर नेतृत्व करना शुरू किए। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो टेट में अगर उन्हें 1 नंबर से कम हो गए तो अपने जो 1 नंबर लाए कम लगे उस पर जाएगा। सुपर टेट में 60-65 या 60-68 का हो गया, 90-96 का, जितना अंत में उस नंबर तो वो जो शाखाएं बनी जो है वो अपने हित के लिए थी। उसको मैं बुरा कभी नहीं मान रहा हूँ, जो लड़े। लेकिन वो लड़ाई आज आपकी पुनः एक बार सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो इनको लाने वाले थे, जो उनको हटाने वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आदरणीय कपिल सिब्बल जी के साथ तो असिस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने केस फाइल करने के बाद इसको लीड कर रहे हैं, वही शिक्षा मित्रों के लिए काल बने थे। लेकिन आज समय बदल गया है। जिन लोगों के वजह से हम, जिन अधिवक्ताओं की वजह से जो है शिक्षा मित्रों का समावेशन समाप्त हुआ था, आज वही वो अधिवक्ता लोग जो है इस केस को लड़, हमारे केस के लड़ने वाले वेंकट रमणी साहब आज देश के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। हमारे केस की पैरवी करने वाले आज अजय मिश्रा जी उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता है। इसको लड़ने वाले शिक्षा मित्रों के आदरणीय वरिष्ठ हरीश साल्वे साहब आज कहाँ खड़े? केस के पक्ष विपक्ष की बातें हैं, अधिवक्ताओं की एक बड़ी सूची रही है जो इन लोगों के लिए काम किया है। लेकिन मैं लोक रंग संघ के माध्यम से आज बताना चाहता हूं आपको कि हम 1972 में जो धारा थी 19 उसके अनुसार राज्य सरकार को शक्ति थी कि शिक्षक की योग्यता क्या होगी, उसको नियम बनाने का पावर था जी। उसके बाद जो एजुकेशन थी जो है
1991 में कह दिया गया स्नातक और बीटीसी होने चाहिए। बेचैन जी यही एनसीटी का जो है अर्हता जो है आना शुरू हो गया जो है 1993 में। एनसीटी ने कहा था धारा 23 के उपधारा 2D में कि आपकी न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। उसके बाद से 26/599 से जो है हमारे शिक्षा मित्रों का जो है शिक्षा जगत में अवतरण हुआ। गांव का मेधावी, गांव का होनहार छात्र, गांव का सबसे अच्छा पढ़ने वाला छात्र को ग्राम शिक्षा समिति ने के अनुमोदन पे उसकी नियुक्ति की। पहली लड़ाई आपकी जो है प्रधान से हुई। 11 महीने के लिए हुआ, कम वेतन पे हुआ। आप जब गांव का लड़का मास्टर साहब के साथ कुर्सी लगा के बैठा ही नहीं, बहुत से प्रदेश के विद्यालयों का पूरी जिम्मेदारी जो है शिक्षा मित्र ने किया। उसको पोछा, उसको संवारा, बच्चों को पढ़ाया और देश विदेश में इसकी रिपोर्ट गई कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में अच्छा काम कर रहा है। उसका श्रेय किसी को जाता है तो शिक्षा मित्र को जाता है। बहरहाल 1 और 40 की बात आई। उसके बाद जो है आप लोगों ने एनसीटी ने 4/9/2001 को जो है कहा कि इंटरमीडिएट 2 साल की ट्रेनिंग का नियम बना दिया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि 31/8/2009 को कहा डिप्लोमा का खेल शुरू कर दिया और कहा कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग करवा दो। स्नातक प्लस ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, जिसे दूरस्थ शिक्षा आप लोग करते हैं। शिक्षा मित्रों के साथ कैसे कैसे क्या हुआ, कौन सा नियम कैसे बदला गया, ये उसको पे लागू होता है। अगर आप चले होते 1972 से लेके तो दूसरी बात हो गई होती। हमारे शिक्षा मित्र आज किसी को नियम कानून क्या केस में हुआ हमें दोबारा बताकर उन्हें हमें समझते हैं कि सब लोग जान नहीं पाते हैं। लेकिन 1/4/2010 को जो 46वां संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि भाई 1 से लेकर 14 साल वालों को हम फ्री एंड कंपलसरी जो है एजुकेशन देंगे। उसी में कहा दिया गया कि जो है इसके बाद से एनसीटी जो है एकेडमिक अथॉरिटी होगी। एकेडमिक अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितना भी निर्णय लेना होगा वही मानोगी, सबसे बड़ी अथॉरिटी वही होती है। क्या डिसाइड करना है वो करना है। 6 जुलाई 2000 को राज्य सरकार ने जो है, राज्य सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करवाने के लिए अनुमति मांगी। इसके बाद 23/8/2010 को जो है ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे जो लोग कार्यरत थे उन पे लाद दिया गया, जो नियुक्तियां होनी थी। मैं ये डेट इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षा मित्र अपने को कलेक्ट करे कि आप कहाँ से चले थे, एनसीटी आपके साथ क्या क्या कर रही है, राज्य सरकार आपके साथ क्या क्या कर रही है, केंद्र सरकार आपके साथ क्या क्या कर रही है, और उसमें आप कहाँ पे हो। और जब ये सारे प्रकरण माननीय कोर्ट के समक्ष चल रहे हो तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र को क्या करना चाहिए, वो इस पे अपने स्व विवेक पे निर्णय ले। अपने ब्लॉक अध्यक्ष, अपने जिला अध्यक्ष, अपने प्रदेश अध्यक्ष के लोगों को बाध्य करे कि इस केस के बारे में हमें सही जानकारी, पुख्ता जानकारी देने की व्यवस्था की जा। वरिष्ठ अधिवक्ता से सलाह लेकर, उसकी ओपिनियन लेकर, चाहे कितना भी पैसा ले ले। ये टीम वाले, अरे आप हमारे संगठन में क्या मुकाबला करोगे। एक बार कह दें हम तो इस पृथ्वी का जो सबसे बड़ा अधिवक्ता होगा उसकी फीस हम जो है देने की हैसियत रखते हैं विदिन 24 आवर में। लेकिन ये लोग आपस में इतने बटे हुए हैं कि किसी की बात कोई सुन नहीं रहा है।
मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि संगठन को आगे आना चाहिए। प्रकरण में क्या है, इससे संबंधित बड़े बड़े वकील रहे हैं, उनको फाइल पढ़ाकर एक ओपन मीटिंग बुलाकर सबसे चर्चा पर चर्चा करके ये काम गंभीरता पूर्वक किया जाए। आप जो काम कर रहा है संगठन वो अच्छा है, आज बैठक भी हुई है, उस पर हमारी मांगों को माना गया है, इसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं। 8/11/2010 ने कहा था जो है, ये भारत सरकार ने अपने ही नियमों में जिसमें रेगुलेशन की बात अधिनियम में की गई थी उससे टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। अधिनियम में एनसीटी में पावर था कि उसमें आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, अब टीटी मैंडेटरी हो गया है। इसके बाद से हमारा उसी के दिन आयो रे भैया 3/11/2011 को जो है 1,78,000 शिक्षा मित्रों के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव ने, जिसमें से 1,34,000 लोग जो स्नातक थे, को सहायक अध्यापक बनाने की अनुमति मांगी एनसीईटी से। 14/1/2011 को 1,24,000 लोगों को ऐसा काम करने के लिए अप्रूव कर दिया। 27/7/2011 को यूपी राइट टू एजुकेशन रूल्स 2011 आया। 19 जुलाई को 23 अगस्त 2012 का संशोधन आया और उसमें कहा गया जो है कि जो प्राइमरी में अध्यापक बनेंगे उसमें ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा होना मैंडेटरी है। 9/11/2012 को बढ़ावा संशोधन में नियम 14 में टेट को मेरिट लाया गया। अब जो सबसे मेन बात है कि आपको शिक्षा मित्र समायोजित किए गए, फिर इसके बाद 1,37,000 शिक्षा मित्र बन गए। उसके बाद नियुक्तियां का फिर अब टेट सुपर टेट कम बेसी का खेल शुरू करते करते यहाँ तक आ गए। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, जब आपके सारे संशोधनों का, जब आपके सारे केसों का, जब आपसे संबंधित सारे केसों का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खुल गया है, तो आपको क्या करना चाहिए प्रभु? ये डेटे मैंने इसलिए बताई है कि ये सारी डेटे, ये सारे प्रकरण हमारे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शिक्षा मित्रों से संबंधित है। अब प्रश्न होता है कि भाई कौन कौन इसमें आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा कि शिक्षा मित्र हमारा एक मूल वृक्ष है और उसमें से जितनी शाखाएं बनी हैं उन शाखाओं में आप चले जाओ। अगर कोई सुपर टेट वाले में लड़ा तो उसमें चले जाओ, कोई टेट वाले लड़ा तो उसमें चले जाओ, कोई स्नातक प्लस डीबीटीसी का लड़ाई लड़ा तो उसमें चले जाओ, कोई समायोजित की लड़ाई लड़ा तो उसमें चले जाओ, कोई असामाजिक लड़ाई लड़े तो उसमें चले जाओ। तो एक ही अधिवक्ता जो है विभिन्न तरह के जो शिक्षा मित्र लोग हैं उनकी लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी शिक्षा मित्रों को कहूंगा कि मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, आप लोग मुझे मेरे 9999262111 वाले नंबर के व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज सकते हैं, तो मैं समझूंगा कि किसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उसकी लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई बेचन जी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके माध्यम से सभी शिक्षा मित्रों से यह कहूंगा कि इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से देखना। आपका जीवन केवल संघर्ष के लिए नहीं बना है, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका सामाजिक मानसिक स्तर का भी एक सीमा होती है। इस देश में सबकी जीवन आयु तय है, हम अंत तक संघर्ष नहीं कर सकते हैं। कुछ उसमें फलदायक हो, जल्दी हो, इसलिए बहुत विचार करने के बाद
आप लोग सोच समझ के कोई कदम निकालेंगे। मैं समझता हूं कि ये आप लोग एक छोटा सा प्रयास था इस प्रकार में जानकारी देने का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़ करके शिक्षा मित्रों के हितों के लिए इतनी सारी जानकारियां दी। इसके पहले भी आप इस तरह की जानकारी देते रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।